क्या हाल है स्टूडेंट्स? तो आज हम चलिए पढ़ते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। चलो भाई। तो एग्रीकल्चर जिस हिसाब से 85% लोग डिपेंड करते हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर, उसके अकॉर्डिंगली हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। इतनी लो है कि जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा। तभी हम शहरों की तरफ भागते हैं, रोजगार की तरफ भागते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में? तो और भी ज्यादा बदतर थी। उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी लो थी तो हमारी जो ग्रोथ थी, जो स्पीड थी, वो भी एग्रीकल्चर की बहुत स्लो थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्टैग्नेंट ग्रोथ थी हमारे देश की। स्टैग्नेंट ग्रोथ का मतलब जीडीपी 2% ग्रोथ थी और पर कैपिटा 0.5% ग्रोथ थी। लेकिन यहां पर स्टैग्नेंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर है। तो अब उसके बाद मेथड सारे पुराने थे, बहुत पुराने। क्या कि हम बारिश पे निर्भर कर रहे हैं। वो गाना सुना है, काले मेघा पानी तो बरसाओ। गाने गाते थे बारिश, वो मूवीज में दिखाते हैं, है ना? तो सच में गाना मत गाना कि हाँ की बारिश आ जाए। एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हम मूवी देखते हैं, मूवी में गाना गाते हैं तो वो बारिश आ जाती है, क्योंकि किसानों को क्या चाहिए होती थी उस टाइम? बारिश चाहिए होती थी, ताकि क्या हो जाए, जो क्रॉप्स है वो अच्छी हो और सही हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो हमारे मेथड क्या थे? वही पुराने चलते आ रहे थे। ठीक है, कोई नई फैसिलिटी नहीं थी, कोई मेथड नहीं था, ठीक है ना? इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं थी। तो ये सारे क्या थे? एग्रीकल्चर उस टाइम द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हम इसको क्या कर रहे थे? एक तरीके से फेस कर रहे थे इन सारी प्रॉब्लम्स को। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी भाई? 85% हम टोटली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन उसकी तरफ वो अंग्रेज जो है वो ध्यान ही नहीं देते थे, ब्रिटिशर्स। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, स्लो चल रहे थे बहुत ज्यादा, और ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तकनीक का हम इस्तेमाल करते थे। क्यों हुआ ऐसा? लो प्रोडक्टिविटी, स्टैग्नेंट ग्रोथ, ट्रेडिशनल मेथड जो थे, नए मेथड क्यों नहीं आ रहे थे, नई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही थी? ऐसा क्या हुआ था? ऐसे क्यों था ये सब? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर कॉजेज ऑफ स्टैग्नेंट या एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो इनका आंसर सेम है कि अगर आपको कोई बोले कि एग्रीकल्चर को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, तो भी ये लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे लो प्रोडक्टिविटी के क्या रीजन थे, क्या कॉजेस थे, या स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर की क्या कॉजेस थे, तो वन एंड द सेम थिंग, आंसर सेम लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने किस तरह से हमारे देश की एग्रीकल्चर को क्या किया? स्टैग्नेंट किया या लो प्रोडक्टिविटी की? किस तरह से एग्रीकल्चर को क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। तो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आया लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस हुआ 1793। डेट को याद कीजिएगा माय लॉर्ड, डेट को याद कीजिए। 1793 में ये इंट्रोड्यूस हुआ जमींदारी सिस्टम, और इसे माय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। किसने किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन वाले होते हैं ना, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो हम सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है जमींदारी सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था भाई? सबसे मेन अहम रोल इसने करा था हमारे देश को बर्बाद करने में। इसलिए सबसे पहले यही लिखा गया है। तो मेन कॉज है, इसे अच्छी तरह पढ़ लेना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी यही है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किसने खराब किया था? इसने, इस पॉइंट ने आग लगा दी थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि बहुत सारे किसानों को एक एरिया डिसाइड करती थी, उधर एक जमींदार अपॉइंट करती थी, और उनको कहती थी कि आप किसानों से, कल्टीवेटर से लगान वसूल करो, और खुद क्या करती थी? एक फिक्स अमाउंट खुद लेती थी। अगर ये जमींदार इनसे लगान लेने में फेल हो गए तो मजबूरन ब्रिटिशर्स को, मजबूरन क्या, हक से इन जमींदारों को उस जमीनों से हाथ धोना पड़ सकता था। यानी जमींदार डर के मारे, अब जाहिर सी बात है कल्टीवेटर से क्या लेंगे? लगान। अब जमींदार में बहुत चालू थे भाई,
जमींदार क्या करते थे कि जितना उनको लगान पीछे देना है, जैसे मान लो पीछे देने हैं 8 रुपए या मान लो 3 रुपए देने पीछे, और ये इनसे वसूल करते थे 15 रुपए, इतना ज्यादा गैप। यानी एक तरीके से जमींदार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स अमाउंट बोल दिया कि हमें एक किसान से, एक कल्टीवेटर से इतना चाहिए, चाहे खेती हो ना हो हमें मतलब नहीं है, चाहे बारिश हो ना हो। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, तो ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दोनों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया हमारे देश के लिए। अच्छा, देश की तो बात दूर की है, बेचारे किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उनसे कमा रहे और उनके ऊपर कुछ खर्चे ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिए पॉइंट्स, बहुत अच्छी है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि यहाँ जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज्यादातर कौन ले लेते थे, जमींदार ले लेते थे लगान के उसमें फॉर्म में। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी कि जमींदारों का बस दिल लगता था किसमें, सिर्फ लगान में, बाकी भाड़ में जाओ, कहीं से भी लाओ, हमें मतलब नहीं है। इसलिए यहां पर the main interest of the zamindars was only to collect लगान regardless of economic condition of cultivators। यानी उन्हें परवाह नहीं थी, वो ना थीन खुना लखान लेगा, लगान मूवी देखी है। अब वहां पर बेचारे इतने सालों से वैसी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रही, और फिर भी किसानों को क्या कहती है, हम थीन खुना लखान लेगा अगर मैच हार गए तो, यानी 3 गुना लेंगे। वहां एक लगान के लिए पैसे नहीं हो रहे बेचारों के पास, है ना, आमिर खान की मूवी देखी होगी। तो वही वाला केस कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मरो जियो कुछ भी करो। और यहां पर जमींदारों को एक मतलब तारीख दे दी जाती थी कि इस तारीख तक हमें सबमिट करवाना है हमारे पास लगान, और अगर नहीं कराया तो आपको अपनी जमीन से क्या देना पड़ेगा, हाथ। ये जमींदारों को डराया गया था, और जमींदार किसको डराते थे, किसानों को डराते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 3 पॉइंट मैंने अलग से लिख रखे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी। देखो ये भी है ना वही सिस्टम है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेम जैसे जमींदारी सिस्टम है। कुछ जगह एरिया में इसको रैयतवाड़ी कहा, कुछ महलवाड़ी सिस्टम कहा, कुछ जगह, ज्यादातर जगह पर जमींदारी सिस्टम चला। रैयतवाड़ी क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जमींदारों से नहीं डायरेक्ट किसानों से क्या लिया, लगान लिया। कुछ जगह तो उसे रैयतवाड़ी कह दिया। महलवाड़ी क्या कहा, कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि किसानों ने अपने खुद के ग्रुप बना लिए और खुद ही क्या करते थे, उनको लगान उनके पास पहुंचा देते, ग्रुप फॉर्म में उन्होंने कर दिया। तो ये महलवाड़ी हो गया। और जमींदारी सिस्टम सबसे ज्यादा चला, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम है, इसलिए मैंने उसको अलग से एक्सप्लेन किया। तो जमींदारी सिस्टम कब हुआ, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बेचते ना कॉर्नवालिस, वो याद कर लो, इनको तो ऐसे ही बोलेंगे कॉर्नवालिस, ठीक है। यस, अब अगला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सेकंड पॉइंट था। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्वस्त करने के लिए काफी था ये। इसमें किसान बेचारे क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लगान दे दिया, कुछ थोड़ा बहुत चावल या गेहूं बच गए, वो अपने घर में इस्तेमाल कर दिए, वो भी चुभ रहा था इनको। इन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस यानी कैश क्रॉप से, जो फूड क्रॉप्स थी उससे कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब हमारा ये 2 पॉइंट, फूड क्रॉप्स क्या होती है, जैसे हम ऐसा क्रॉप्स ग्रो करें, ऐसी मतलब कल्टीवेटर्स क्या करते थे कि ऐसी खेती करते थे कि जो उसका अनाज होता था वो अपने घर में यूज हो जाता था, उसे फूड क्रॉप्स कह देते थे, जो घर में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। लेकिन कैश क्रॉप्स क्या होता है, जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कपड़े, कॉटन, सिल्क, ठीक है, जूट, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं, इसे घर में यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कैश क्रॉप्स में, उनको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में किया। अब एक बात बताओ, एक तरफ से आपने सारा पैसा ले लिया, दूसरी तरफ से जो घर में हम इस्तेमाल कर सकते थे अनाज, वो भी तुमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, कैश क्रॉप्स में। यानी अब आप घर में वो चीज इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, यू हैव टू सेल, आपको बेचना ही पड़ेगा। और बेचने की बात सुनो, चलो ठीक है, एक टाइम पे समझ आता है कि चलो बेच दो मार्केट में, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, बेच भी इनकी कीमत के हिसाब से, मतलब बेचोगे भी इनकी कीमत को और इनको, तभी तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने लिए, इन्होंने कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया ताकि हमसे वो रॉ मटेरियल कम प्राइस पर ले जा सके अपने देश में, ठीक है। और यहां पर पूरी तरीके से इस्तेमाल किया किसने, ब्रिटिश इंडस्ट्री ने। हमारे सारे कैश क्रॉप्स का इस्तेमाल किसने किया, अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। एक्सप्लॉइट किए ना, गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है पहले से प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही है,
और ज्यादा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने हमारे बिजनेस एंड हमारे एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं की। इन्होंने आज के टाइम पर क्या है, फर्टिलाइजर के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। इन्होंने एक भी तरह से, किसी भी तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम वही बारिश पे डिपेंड करते थे, ठीक है ना। उस टाइम पर कुछ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, खाद हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन हमें और अच्छा ऑर्गेनिक प्रमोशन चाहिए था, अच्छे रिसोर्स चाहिए थे, अच्छे टूल्स चाहिए थे, बट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, लो गई। तो दीज आर द कॉजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर है और फॉरेन ट्रेड है, एंड देन उसके बाद दो और छोटे से हमारे टॉपिक होंगे, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इतना पढ़ के रखना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।